हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BSOE 146 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स विवाह, परिवार और नातेदारी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें 5 साल के PY के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। और ये वीडियो और ये नोट्स इग्नू जून एग्जाम 26 एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है स्टूडेंट आपका, विश्व में प्रचलित विवाह के बुनियादी यानी बेसिक नियम की चर्चा की। क्या होते हैं पूरे विश्व में सबसे फेमस क्या चर्चा है, मतलब पूरे विश्व में जो विवाह का जो नियम होता है, क्या नियम होता है? तो चलिए समझिए। विश्व भर में विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, जिसके कुछ बुनियादी यानी बेसिक नियम लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं। ये नियम सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सबसे प्रमुख नियम होता है एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एंडोगेमी के अंतर्गत व्यक्ति अपने ही समूह जैसे जाति, धर्म या फिर वर्ग के भीतर विवाह करता है। ठीक है, तो जो इस तरह का विवाह करता है अपने ही जात में, अपने ही धर्म में, अपने ही वर्ग में, तो ये एंडोगेमी विवाह होता है। ठीक, जबकि एक्सोगेमी के अनुसार अपने समूह से बाहर विवाह करना अनिवार्य होता है, जैसे कि गोत्र के बाहर विवाह, मतलब वो किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा महत्वपूर्ण नियम है इसमें एक पत्नीवाद और बहुविवाह। तो एक पत्नीवाद और बहुविवाह से संबंधित अधिकांश आधुनिक समाजों में एक पत्नीवाद प्रचलित है, जबकि कुछ समाजों में बहुपत्नीवाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं-कहीं एक ही विवाह करते हैं, उसी पे अपना पूरा समर्पण रहते हैं, उसी में जीना, उसी में मरना, ठीक है, उसी के साथ रहना। लेकिन कोई कहीं-कहीं ऐसा भी होता है ना, कोई-कोई विवाह बदल करते रहते हैं ना, एक विवाह किया उससे नहीं हुआ, दूसरा विवाह किया फिर उससे नहीं, तीसरा विवाह, मतलब उसका मन नहीं भरता, विवाह करते रहते हैं। जैसे आमिर खान ही की बात करो, कुछ दिन पहले, ठीक है, इन्होंने विवाह किया, तो ये 3 विवाह किया इन्होंने, है ना? इस उम्र में 3 विवाह किया, आप देख लोगे। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो एक बार पता कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं सही नहीं होता है, ठीक? और तीसरा प्रमुख नियम निकट संबंधियों से विवाह निषेध, जिसके अनुसार भाई, बहन, माता-पिता, बच्चों के विवाह वर्जित होता है। मतलब कि तीसरा नियम ये है कि अपने जैसे कि आपके कोई जान-पहचान रिलेशंस में हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये भी नियम है हमारे विवाह का कि भई आप अपने ही फैमिली में शादी नहीं कर सकते, ठीक? लेकिन यहाँ के जो कुछ फैमिली होते हैं, कुछ समाज होते हैं, खास करके ये मुस्लिम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अपने ही मतलब जान-पहचान, अपने ही रिलेशंस में, चाचा की बेटी, है ना? मामा, फूफा, तो इनमें ही अपने में ही कर लेते हैं ये लोग। तो इसके अतिरिक्त विवाह के लिए न्यूनतम आयु भी होना चाहिए, मतलब कि अब ये नहीं कि अब बिल्कुल बाल विवाह हम कर रहे हैं, 12 साल, 13 साल में कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह का गलत बात है। दोनों पक्षों की सहमति भी होना चाहिए, अगर शादी कर रहे हैं दोनों तरफ से भाई, ये हो ज़बरदस्ती शादी ना करें, ये भी नियम होता है, कानूनी मान्यता आवश्यक होती है। इसके लिए इस प्रकार ये नियम समाज में असंतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। परिवार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या। क्या होते हैं परिवार की विशेषता? भैया परिवार बहुत अनमोल चीज़ होता है। परिवार समाज की एक मूलभूत और महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी कई प्रमुख विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी सार्वभौमिकता है, क्योंकि परिवार हर समाज में पाया जाता है, हर समाज में कहीं भी जाएँगे, हर समाज में आपको परिवार मिलेगा। तो यह भावनात्मक आधार पर टिका होता है, जहाँ प्रेम, स्नेह और सहयोग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिवार का निर्माण प्रायः वैवाहिक संबंधों पर क्या होता है? आधारित होता है। परिवार सामाजिककरण का प्रमुख केंद्र है, जहाँ बच्चों को संस्कार, मूल्य और सामाजिक नियम सिखाए जाते हैं। इसमें आर्थिक सहयोग भी क्या होता है? आर्थिक सहयोग भी होता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा परिवार में सामान्य निवास और रक्त संबंध पाए जाते हैं। परिवार सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा और व्यक्तित्व विकास में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, नातेदारी के प्रकारों की चर्चा कीजिए। नातेदारी सामाजिक संबंधों की वह प्रणाली है जो
रक्त, विवाह और सामाजिक मान्यता पर आधारित होती है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला, रक्त संबंधी नातेदारी। तो यह नातेदारी जन्म या फिर रक्त संबंधों पर आधारित होती है, जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, यह रक्त संबंधी नातेदारी होता है। दूसरा, वैवाहिक नातेदारी। तो यदि यह विवाह के माध्यम से स्थापित हो, जैसे कि विवाह के माध्यम से पति-पत्नी के जो होते हैं, है ना? सास, पति-पत्नी के, है ना? सास, देवर, भाभी, ये क्या है? वैवाहिक, मतलब विवाह के बाद ये संबंध बना। उसके बाद काल्पनिक या फिर सामाजिक नातेदारी। यह वास्तविक रक्त या फिर विवाह संबंध पर आधारित नहीं होता है ना? काल्पनिक में ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि समाज या फिर सांस्कृतिक मान्यता से बनती है, जैसे कि गुरु शिष्य। तो ये कोई रक्त संबंध नहीं है, ये गुरु-शिष्य भाई ये परंपरा से चलता आ रहा है, ठीक? गोद लिए हुए संबंध, ये सब क्या है? एक धार्मिक चीज़ है, धर्म के अकॉर्डिंग, है ना? तो धर्म एंड फर्ज, नातेदारी के ये प्रकार समाज में संबंधों को व्यवस्थित करते हैं और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके सामने, नातेदारी के वंशीय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नातेदारी के वंशीय सिद्धांत के अनुसार समाज में संबंधों का निर्धारण मुख्यतः वंश के आधार पर होता है, जैसे कि पितृवंशीय और मातृवंशीय प्रणाली। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति की पहचान, उत्तराधिकार और सामाजिक स्थिति वंश से तय होती है। परंतु इस सिद्धांत की कई सीमाएं हैं। सबसे पहले, यह नातेदारी को केवल वंश तक सीमित कर देता है और विवाह से बने संबंधों को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। दूसरा, यह आधुनिक समाज की जटिलताओं को नहीं समझ पाता, जहां नातेदारी के संबंध केवल वंश पर आधारित नहीं होते। तीसरा, यह सिद्धांत भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार के पहलुओं की उपेक्षा करता है, जबकि वास्तविक जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कई समाजों में काल्पनिक या फिर सामाजिक नातेदारी भी पाई जाती है, जिससे यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता, है ना? अतः कहा जा सकता है कि वंशीय सिद्धांत उपयोगी तो है, लेकिन नातेदारी की पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपके सामने, काल्पनिक संबंधों के निर्माण के कारकों की क्या कीजिए व्याख्या। काल्पनिक बंधन वे सामाजिक संबंध है जो रक्त या फिर विवाह पर आधारित नहीं होते, ठीक है? तो या तो विवाह पे आधारित नहीं होते या फिर रक्त पे आधारित नहीं होते, तो ये काल्पनिक बंधन आपका होता है। एंड बल्कि ये समाज स्वीकृति और भावनात्मक जुड़ाव से के आधार पर बनते हैं। मतलब समाज की सामाजिक जुड़ाव स्वीकृति के अकॉर्डिंग, मतलब किसी को गोद ले लिया, किसी को स्वीकार कर लिया कि भाई ये आज से हमारा बेटा ही रहेगा, है ना? बेटा की तरह है ये हमारा, आज से मेरे पास रहेगा, ठीक है ना? आज इस समाज में वो रहेंगे इस तरह से। इनके निर्माण का प्रमुख कारण सामाजिक आवश्यकता, कई बार व्यक्ति को सुरक्षा, सहयोग और अपनापन पाने के लिए ऐसे संबंध स्थापित करने पड़ जाते हैं, सही बात है। इसके अलावा भावनात्मक लगाव और विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे मान लो कि मित्र या फिर परिचित भी परिवार जैसे लगने लगते हैं ना। अब मान लो कोई गहरा दोस्त है, अब वो भी एक परिवार तो नहीं है, लेकिन परिवार जैसा लगने लगता है वो। इन बंधनों के निर्माण में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि गुरु शिष्य संबंध, गोद लेना, है ना, ये सब। साथ ही आर्थिक और व्यवहारिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जहाँ लोग आपसी सहयोग और संसाधनों के उपयोग के लिए ऐसे संबंध बनाते हैं। अंततः सामाजिक मान्यता इन संबंधों को स्थायित्व और वैधता प्रदान करती है, जिससे ये समाज में मजबूत बनते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर, क्या संयुक्त एकल परिवार सातत्य अस्तित्व में है? व्याख्या कीजिए। संयुक्त एकल परिवार सातत्य वास्तव में अस्तित्व में है, क्योंकि इसका अर्थ है कि संयुक्त और एकल परिवार पूरी तरह से अलग-अलग रूप नहीं है, बल्कि इनके बीच एक निरंतरता पाई जाती है। आज के समाज में कई परिवार ना तो पूर्ण रूप से संयुक्त होते हैं और ना ही पूरी तरह से एकल होते हैं, बल्कि वे दोनों के बीच की स्थिति में होते हैं। आधुनिक समय में औद्योगिकरण एंड शहरीकरण और शिक्षा के प्रभाव से एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी पारिवारिक संबंध, आर्थिक सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव के कारण संयुक्त परिवार के तत्व बने रहते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन निर्णय, आर्थिक सहायता और त्योहारों पर संपर्क बना रहता है, जो संयुक्त परिवार जैसी स्थिति दिखाता है।
कई संयुक्त परिवारों में स्वतंत्रता और निजी निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे वे आंशिक रूप से एकल परिवार जैसे हो गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है, बल्कि एक निरंतरता विद्यमान है जो सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, तलाक की प्रकृति एवं वैधीकरण का परीक्षण कीजिए। तलाक यानी कि डिवोर्स। तो तलाक विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक। अ, तलाक क्या होता है भाई कि मतलब जो अगर किसी से कोई विवाह किया है तो उसको कानूनी रूप से पूरी तरह से उस विवाह को मतलब बिल्कुल अंत कर दिया जाए भाई, वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक। बिल्कुल। इसकी प्रकृति सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक होती है। यह केवल पति-पत्नी के संबंधों का अंत नहीं होता, बल्कि इससे परिवार, बच्चों और समाज पर भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तलाक की प्रकृति में परिवर्तनशील पाई जाती है क्योंकि अलग-अलग समाजों में इसके कारण, प्रक्रिया और स्वीकार्यता भिन्न होती है। कुछ समाजों में यह सरल है, जबकि कुछ में यह जटिल प्रक्रिया है। अ, वैधीकरण का अर्थ है तलाक को कानूनी द्वारा मान्यता देना, मतलब तलाक जो हो वो सच में तलाक हुआ है और ये कानूनी द्वारा ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम डायरेक्ट ही तलाक दे दिए, है ना? उसके लिए निश्चित नियम भी वो प्रक्रिया निर्धारित करना होता है। आधुनिक समाजों में तलाक को वैध बनाने का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों दोनों को अधिकार देना, है ना? मतलब कि दोनों तरफ से सहमति होना कि हाँ भाई तलाक दे रहे हैं तो तलाक देने सिग्नेचर करना पड़ेगा। पारिवारिक संघर्ष को कम करना, इससे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाते हैं। न्याय सुनिश्चित होता है इससे। हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य कानून तलाक की वैध प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। तलाक की प्रकृति सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है और उसका वैधीकरण आधुनिक समाज में न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, महिलाओं पर होने वाली हिंसा की प्रकृति की चर्चा कीजिए। महिलाओं पर होने वाली हिंसा की प्रकृति बहुत बहुआयामी होती है। यह केवल शारीरिक रूप तक सीमित नहीं हो रहती। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा, ठीक है? तो सेक्सुअल हरासमेंट सभी शामिल होते हैं इसमें। शारीरिक हिंसा में मारपीट, दहेज उत्पीड़न, है ना? दहेज नहीं मिलता तो उसके लिए उसको है ना उल्टा-पुल्टा कहना और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ इसमें आती है। जबकि मानसिक हिंसा में अपमान, धमकी और लगातार दबाव डालना शामिल है। आर्थिक हिंसा के अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति और आय के अधिकार से वंचित भी रखा जाता है। उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है और यौन हिंसा भी उसकी एक गंभीर प्रकृति है, जिसमें छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएँ होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर महिलाओं के प्रति भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच भी हिंसा को बढ़ावा देती है। यह हिंसा अक्सर परिवार, कार्यस्थल और समाज सभी स्तरों पर देखने को मिलती है। इस प्रकार महिलाओं पर होने वाली हिंसा की प्रकृति व्यापक, जटिल और संरचनात्मक होती है, जो समाज में असमान शक्ति संबंधित संबंधों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विवाह को सामाजिक संस्था के रूप में शासित करने वाले नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। विवाह एक सामाजिक क्या है? संस्था है जिसे समाज के नियम नियंत्रण करते हैं, है ना? समाज के नियम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये नियम तय करते हैं कि विवाह किससे किया जा सकता है और किससे नहीं किया जा सकता। मुख्य नियम ये है कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह में व्यक्ति अपनी जाति या फिर समुदाय में विवाह करता है। जैसे कई जातियों के भीतर विवाह, है ना? जो भी अपने जैसे मान लीजिए यादव है तो यादव में ही कर रहे हैं, है ना? ठाकुर है तो ठाकुर में, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में। और बहिर्विवाह क्या में गोत्र या फिर निकट संबंधी में विवाह निषिद्ध होता है, जैसे समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। इसमें जैसे कि अंतर्विवाह में क्या बहिर्विवाह में मतलब कहीं भी साइड से किसी से भी मतलब जरूरी नहीं कि वह गोत्र का ही हो, अपने ही जाति का हो। तो ये और इसके अलावा विवाह निषेध भी होता है, जिसमें भाई-बहन या फिर माता-पिता जैसे रिश्तों में नहीं होता। तो मतलब निषेध विवाह समझते हो कौन-सा विवाह? जिसमें भाई-बहन अगर रिश्ता में लग रहा है तो वो शादी नहीं कर सकते। माता-पिता में अगर कोई है तो ना माता या पिता में से किसी से शादी नहीं कर सकते। ठीक है? रिश्तों में विवाह नहीं होना। साथ ही एक विवाह प्रणाली का नियम है, जैसे भारत में एक समय में एक ही विवाह मान्य है ना, एक टाइम में एक ही विवाह, है ना? तो विवाह के नियम समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, परिवार, कुटुंब और घरेलू समूह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिवार, कुटुंब और घरेलू समूह समाज की 3 महत्वपूर्ण सामाजिक इकाइयाँ हैं, जो आपसी संबंधों, निवास और कार्यों के आधार पर एक-दूसरे से भिन्न हैं। ये तीनों अवधारणाएँ मानव समाज में सामाजिक संरचना और संबंधों को समझने में मदद करती है। परिवार, यह माता-पिता और बच्चों का वह समूह है जो रक्त, विवाह या फिर दत्तक संबंधों से जुड़ा होता है। इसका आधार भावनात्मक और सामाजिक संबंध होते हैं। कुटुंब, कुटुंब क्या है? यह रिश्तेदारी का व्यापक जाल होता है। मतलब कोई रिश्तेदार में अगर कोई आ जाता है, जैसे कि आपके चाचा आपके शादी कहीं हुए, अब शादी हुए उसके अगल-बगल जान-पहचान कोई है ना? तो वो कुटुंब हो जाते हैं, जिससे सभी रक्त एवं विवाह संबंधित लोग शामिल होते हैं। जैसे चाचा, मामा, दादा, दादी, अगल-बगल है ना? जिससे शादी किए हैं उसके जितने भी जान-पहचान है वो आपके कुटुंब हो जाएँगे, ठीक है? घरेलू समूह क्या? वह समूह है जो एक ही घर में रहकर भोजन, संसाधन साझा करते हैं। जैसे कि चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, तो वह घरेलू समूह कहलाते हैं। अंतर क्या है? परिवार रिश्तों पर आधारित होता है, जबकि कुटुंब व्यापक रिश्तेदारी व्यवस्था है। जबकि घरेलू समूह सह-निवास, साथ में रहते हैं, आर्थिक साझेदारी इस पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका में नुअर्स के बीच नातेदारी के इवांस प्रीचार्ड के अध्ययन की क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। इवांस प्रीचार्ड ने सूडान की नुअर जनजाति का अध्ययन कर यह स्पष्ट किया कि वहाँ का समाज मुख्यतः नातेदारी और वंश परंपरा पर आधारित है। उनके अनुसार नुअर समाज में पितृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके पिता की वंश फिर रेखा से होती है। नातेदारी केवल पारिवारिक संबंध नहीं बल्कि पूरे सामाजिक और राजनीतिक संगठन का आधार है। नुअर समाज की प्रमुख विशेषता सेगमेंटेड लाइनज सिस्टम है। इसमें वंश समूह छोटे-छोटे खंडों में विभाजित रहते हैं, लेकिन बाहरी संघर्ष या फिर संकट की स्थिति में ये खंड आपस में मिलकर बड़े समूह के रूप में कार्य करते हैं। इससे समाज में संतुलन और एकता बनी रहती है। इवांस प्रिचार्ड ने यह भी बताया कि नुअर समाज में कोई भी केंद्रीय शासन नहीं होता, फिर भी नातेदारी व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। इस प्रकार उनका अध्ययन दर्शाता है कि नातेदारी सामाजिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्था दोनों को संचालित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स, क्या संयुक्त और एकल परिवारों के बीच निरंतरता है? इसके बारे में बताना है। तो संयुक्त और एकल परिवार, संयुक्त मतलब जो पूरा फैमिली जिसमें मिला हुआ होता है ना, जिसमें दादा-दादी है ना, चाचा-चाची सब आते हैं। एकल परिवार में मतलब सिर्फ़ अपना ही फैमिली तक है ना, जैसे कि बच्चे और माता-पिता को अलग-अलग संरचनाएँ माना जाता है, लेकिन इनके बीच स्पष्ट निरंतरता पाई जाती है। भारतीय समाज में परिवार स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है ना? मतलब अगर सिचुएशन खराब हो गया, झगड़ा-झंझट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी परिवार में अलग हो जाते हैं कि नहीं भई आप अपने साथ अलग रहो। आप अगर भाई ये घर में 4 भाई हैं, तो चारों भाई अपना अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है? औद्योगिकरण, शहरीकरण, कोई अगर शहर चला गया तो उसमें भी अलग हो गया। शिक्षा के प्रभाव, बहुत सारे सिचुएशंस की वजह से अलग हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवारों का रूप इसमें बदल जाता है और ये एकल परिवारों में परिवर्तित हो जाता है ऐसा। फिर भी दोनों के बीच संबंध समाप्त नहीं होता है। अलग भी हो जाए तो संबंध समाप्त नहीं हो गया। तो एकल परिवार भी अपने विस्तारित रिश्तों जैसे दादा-दादी, चाचा-चाची आदि से जुड़े रहते ही हैं, लेकिन ये है कि अलग हो जाते हैं थोड़ा। समय-समय पर पारिवारिक सहयोग प्राप्त हो करते हैं। दोनों प्रकार के परिवार आपसी उत्तरदायित्व, स्नेह और सहयोग पर भी आधारित होते हैं। संयुक्त और एकल परिवार पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं, भिन्न नहीं है, बल्कि यह एक ही सामाजिक व्यवस्था के 2 रूप हैं, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेवी स्ट्रॉस के नातेदारी के विश्लेषण पर एक टिप्पणी लिखिए। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी को संरचनावादी दृष्टिकोण से समझाया। उनके अनुसार नातेदारी केवल जैविक या फिर पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक संरचना है जो मानव सोच और संस्कृति के नियमों को दर्शाती है। उन्होंने विवाह को स्त्रियों के आदान-प्रदान,
के रूप में देखा, जिससे विभिन्न समूहों के बीच अ, संबंध और गठबंधन बनते हैं। उनके अनुसार क्या है, वर्जित विवाह सभी समाजों में पाए जाते हैं, जो बाह्य विवाह को बढ़ावा देता है और सामाजिक एकता स्थापित करता है। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी प्रणालियों को सामान्यीकृत, प्रबंधित और जटिल विनिमय में विभाजित किया। उन्होंने नातेदारी को केवल रिश्तों की व्यवस्था न मानकर उससे समाज की गहराई, संरचना और सांस्कृतिक गठन का आधार बताया। 14 नंबर में है, काल्पनिक नातेदारी के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, इसका व्याख्या कीजिए। काल्पित नातेदारी वह सामाजिक संबंध है जिसमें लोग रक्त या फिर विवाह के बंधन से जुड़े नहीं होते, फिर भी एक दूसरे को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। इसके निर्माण में कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके प्रमुख कारण सामाजिक सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक परिवार से दूर या फिर कमजोर समर्थन व्यवस्था में होता है, देन शहरीकरण और प्रवासन के कारण लोग नए स्थानों पर जाकर गैर रक्त संबंधों को परिवार जैसा बना लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा जैसे कि गुरु शिष्य, धर्म भाई बहन या फिर गोद लेने की परंपरा भी यह ऐसे संबंधों को क्या करती है भाई, मजबूत करती है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग, श्रम विभाजन और आपसी सहायता की आवश्यकता लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। एंड भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और दीर्घकालिक संपर्क भी क्या कल्पित नातेदारी को स्थायित्व प्रदान करते हैं ना। और कल्पित नातेदारी समाज में एकता, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, समझिए, परिवार के उन नए रूपों की व्याख्या कीजिए जो केवल जैविकी पर आधारित नहीं है। आधुनिक समाज में परिवार केवल रक्त संबंधों पर आधारित नहीं रह गया। सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने परिवार के कई नए रूपों को जन्म दिया है, जिनमें जैविक संबंध अनिवार्य नहीं है। एक प्रमुख रूप है दत्तक परिवार, जिसमें बच्चा कानूनी और सामाजिक रूप से ग्रहण किया जाता है, भले ही जैविक संबंध ना हो। दूसरा रूप एकल अभिभावक परिवार है, जहां केवल माता या फिर पिता बच्चे का पालन पोषण करता है। इसके अलावा सह आवास या फिर साथी आधारित परिवार भी उभर रहे हैं, जो जहां लोग विवाह के बिना साथ रहते हैं। और समलैंगिक परिवार भी कई देशों में मान्यता प्राप्त है। कुछ समाज में कल्पित नातेदारी आधारित परिवार भी पाए जाते हैं, जहां रक्त संबंध ना होकर सामाजिक संबंध परिवार का आधार बनते हैं। आधुनिक परिवार बहुआयामी हो गया है और केवल जैविकी पर आधारित नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रेम, जिम्मेदारी और सामाजिक स्वीकार्यता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शास्त्रीय साहित्य में परिवार की प्रमुख विशेषताएं गिनाइए। आंसर, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक सामाजिक संस्था है, क्योंकि परिवार से ही समाज बनते हैं और समाज से ही भाई एक सोसाइटी का निर्माण होता है। एंड जो व्यक्ति के जीवन की आधारशिला होती है, यह रक्त, विवाह या फिर गोद लेने के संबंध पर आधारित एक सामाजिक इकाई है। परिवार व्यक्ति का प्रारंभिक सामाजिकरण होता है और उसे समाज के नियम, मूल्य एवं परंपराएं सिखाता है। परिवार में सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध, प्रेम, सुरक्षा और सहयोग पाया जाता है। यह आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है और सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। परिवार सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है। इस प्रकार परिवार समाज की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह संस्था और व्याख्या नातेदारी अध्ययन की रूपरेखा में ना, क्या क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, विवाह संस्था की व्याख्या नातेदारी अध्ययन रूपरेखा में कीजिए। नातेदारी अध्ययन की रूपरेखा में विवाह को केवल दो व्यक्तियों के संबंध नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था माना जाता है, जो नातेदारी व्यवस्था की आधारशिला है। विवाह के माध्यम से दो परिवार या फिर समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। यह नातेदारी नेटवर्क को विस्तार देता है और समाज में सहयोग तथा गठबंधन को मजबूत करता है। नातेदारी दृष्टिकोण में विवाह को वंश और परिवार की निरंतरता का साधन माना जाता है। इसके द्वारा बच्चों की वैधता सुनिश्चित होती है और उत्तराधिकारी की व्यवस्था तय होती है। विभिन्न समाजों में विवाह के नियम जैसे कि अंतर्विवाह और बहुविवाह, जिससे पहले चर्चा किए थे, नातेदारी संरचना को नियंत्रित करते हैं। विवाह संस्था नातेदारी अध्ययन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और संबंधों के निर्माण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, परिवार की विशेषताएं एवं प्रकारों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये सब हम लोग देख भी चुके हैं पहले, सो वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिए। वंश सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं पर चर्चा कीजिए। वंश सिद्धांत नातेदारी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे मुख्य रूप से इवांस प्रिचार्ड और फोर्टेस जैसे मानव शास्त्रियों ने विकसित किया। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समाज का संगठन रक्त संबंधों और वंश परंपरा के आधार पर होता है। वंश सिद्धांत की प्रमुखता क्या विशेषता है भाई? वंश सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें समाज को पितृवंशीय और मातृवंशीय वंश समूह में विभाजित किया जाता है। यह वंश समूह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों का संचालन करते हैं। इसमें व्यक्ति की पहचान उसके पूर्वजों से जुड़ी होती है और वंश समूह ही अधिकार, संपत्ति और उत्तराधिकार निर्धारित करता है। इस सिद्धांत में वंश समूह स्थायी और संगठित होते हैं, जो समाज में एकता और नियंत्रण बनाए रखते हैं। यह विशेष रूप से आदिवासी और पारंपरिक समाजों की संरचना को समझने में सहायक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 है कल्पित नातेदारी। तो कल्पित नातेदारी की संस्कृति अभिव्यक्ति की व्याख्या। कल्पित का नाम सुनते हैं ये समझिए, जिसमें खून का रिश्ता नहीं होता है ऐसा नातेदारी। तो ये हम लोग पहले भी समझे थे, बाकी आप वीडियो को रोककर समझिए। 21 नंबर में है, भारतीय संदर्भ में आधुनिक परिवार पारंपरिक परिवार से किस प्रकार भिन्न है। समझे ना? आप अभी के समय की बात करें और पुराने समय की बात करें तो उनमें परिवार का क्या बात है? वही है, परिवार किस तरह के थे एक दूसरे में, अभी के समय की तुलना करें पहले के। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विवाह और प्रवासन के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, नई प्रजनन प्रौद्योगिकियों की समाज शास्त्रीय प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इस तरह से ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आपके। जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कीजिए और व्हाट्सएप से ये परचेज कर लीजिए ये नोट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।